Yes, so the next question is, why did the Green Revolution in India virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability of water? 10 marks में उपजाऊ मिट्टी या जमीन और पानी की अच्छी उपलब्धता के बावजूद भी पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति बेअसर क्यों रही? अगेन फोकस ऑन द वर्ड्स। ईस्टर्न इंडिया पूछा, मतलब ये वाला पट्टा, ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब की बात करनी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं पूछा, कुछ लोग सीधा इधर ही चले जाते हैं, मिजोरम, मणिपुर वगैरह की बात करते हैं, और फिर कि वहाँ पर टरेन डिफिकल्ट है एंड दिस इंसर्जेंट प्रॉब्लम। वो प्रश्न नहीं है भाई, ये वाला प्रश्न है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन में आप ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, उसका ओरिजिन देंगे। बॉडी के अंदर दो पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं कि देर आर सम नेचुरल ऑब्स्टेकल्स, जैसे फ्लड, साइक्लोन, जंगल टरेन उड़ीसा और झारखंड वगैरह में, जिसके चलते ग्रीन रेवोल्यूशन सफल नहीं रहा। बॉडी पार्ट 2 में आप बात कर सकते हैं मैन मेड ऑब्स्टेकल, मानव सर्जित समस्याएं। क्या क्या है? नेता वहाँ के बहुत करप्ट और बदमाश है, गुंडों का आतंक है, विकास दुबे टाइप, नक्सलियों का आतंक है, सो LW, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, करप्ट पॉलिटिशियन, ओवर पॉपुलेशन, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ये सब के चलते बेचारा किसान करे तो करे क्या। एंड लास्टली कंक्लूजन कि हाँ, उक्त कारकों के चलते वैसे तो फेल रहा, लेकिन हमने पॉजिटिव आउटलुक में बात करनी चाहिए कि अगर भविष्य में हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चाहिए, देन वी शुड ट्राई अगेन कि वहां पर हरित क्रांति सफल हो। सो वन बाय वन लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, उसका ओरिजिन भी दे सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का मतलब है इट इज द लार्ज इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड सीड्स। संकर प्रजातियों के बीज और अच्छी किस्म के सब उर्वरक, फर्टिलाइजर के मदद से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने को हरित क्रांति बोलते हैं। भारत के अंदर ये 2 चरणों में, 2 फेज में लागू किया गया, मिड 60 से लेके मिड 80s में। लेकिन हम पाते हैं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे पंजाब, हरियाणा, बड़े राज्यों में सफल रहता है, किंतु बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे ईस्टर्न रीजन के राज्यों में विफल रहता है, फेल रहता है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। करके आप जाएंगे बॉडी पार्ट 1 में, जहां पर आप बात करेंगे नेचुरल ऑब्स्टेकल्स, प्राकृतिक समस्याओं की। प्राकृतिक समस्या में सबसे बड़ी कौन सी है? फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है। ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते फसल बर्बाद होती है, किसान को दिक्कत आती है, एंड देयर इज लिटिल सरप्लस इनकम लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल। एज अ रिजल्ट वो वहाँ के किसान बेचारे, वो इनफॉर्मल मनी लैंडर्स, गांव के वो शाहूकार के पास, बनिए के पास, कर्जे में इतना डूबे रहते हैं कि वो कोई बड़ा काम कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जैसा हमने आगे देखा, पंजाब हरियाणा के किसान फार्मिंग के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी शुरू कर दी, यहाँ पर आप वो कम ही पाएंगे। सिमिलरली बंगाल ओडिशा रीजन में आप पाते हैं साइक्लोन, चक्रवात की समस्या है, वो भी क्रॉप को नुकसान करती। टरेन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल। ओडिशा, झारखंड, बंगाल, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जंगल है, हिली रीजन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर कोई बड़ा ट्रैक्टर लेकर, मशीन लेकर बड़ी बड़ी हम लोग काम कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द नेचुरल फैक्टर्स। नाउ सम ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स। मैन मेड फैक्टर्स के अंदर बिहार, बंगाल के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब क्या? एक एक महिला को 3-4 बच्चे होंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 हेक्टर ज़मीन हो और फिर उसके 4 बेटे हों, तो जब वो मर जाएगा तो क्या, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर ऐसी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग के अंदर आप ना तो अच्छे से ट्रैक्टर चला सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। नो, दो थिंग्स आर डिफिकल्ट। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकंड इज झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पर हम पाते हैं ट्राइबल फार्मर्स, उनके पास लैंड ओनरशिप राइट्स वो सब है नहीं, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर थोड़ी खेती बाड़ी करते होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट वो बहुत देरी से आया, 60-70 में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जंगल में जो भी खेती बाड़ी करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसका खेत तबाह करके उसको बाहर भगा देंगे। और उनके पास कोई लैंड रिकॉर्ड भी होंगे नहीं, दस्तावेज की मैं जमीन का मालिक हूँ, तो वो बैंक से लोन भी लेने को जाएगा, कोई उसे देगा नहीं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद ट्राइबल फार्मर्स, जिसके चलते झारखंड, उड़ीसा, वो सब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ बहुत कारगर नहीं रहा। फिर ये पूरा जो रीजन है, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें एक समानता क्या है? पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, माल एडमिनिस्ट्रेशन, चारा कांड, ये कांड, वो कांड,
सिविल सर्विसेज, पॉलिटिक्स, हर जगह पर. एज अ रिजल्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फार्मर्स, दे वे डिप्राइव्ड ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट्स. इंदिरा गांधी के ज़माने में भी कुछ योजनाएं तो चलती थी, बट किसी गरीब को कुछ बहुत फ़ायदा पहुंच नहीं पाता था. एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, या जले पर नमक छिड़कने जैसा, 1970s में वो याद करो, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और फिर वो उसके चलते शरणार्थी रेफ्यूजी लोग वो बंगाल की तरफ आने लगते हैं, तो वो पूरी स्टेट की प्रायोरिटी को बदल देता है. एज अ रिजल्ट की एग्रीकल्चर को डेवलप करे, वो सब प्रायोरिटी धीरे धीरे कम होती. देन राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट, फ्रीक्वेंट बंद ब्लॉकेड. एज अ रिजल्ट ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब के अंदर स्टेट की प्रायोरिटी उस जमाने में बदल गई थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, करप्शन, वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब वो खेती बाड़ी के जो अफसर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं जो गांव गांव जाकर किसानों को सिखाएं कि ये नया सीड आया है, पशुपालन ऐसे करना है, वो सब मतलब कौन जाएगा, सबको जान का डर लगता था. एपीएमसी मंडी का नेटवर्क, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एबिलिटी टू सेल द प्रोड्यूस एज अ रिमनरेटिव प्राइस, कनेक्शन ही नहीं था बाहर के साथ. सो द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अंडर डेवलप्ड. प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन नहीं रही थी. अनलाइक पंजाब एंड हरियाणा, जहां पर तो हमने देखा उसी एरिया में उसी समय काल में कितना डेवलप हुआ. यहाँ पर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कम है. इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर कम होती है तो आप वो पंप सेट नहीं चला सकते, इरिगेशन से पानी बाहर नहीं निकाल सकते, बोरवेल, कैनाल से. सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अगेन वी कम बैक टू दैट बैंकिंग मैप. इंडिया अराउंड इंडिपेंडेंस, तो पंजाब में तो याद करो, पंजाब हरियाणा में तो 5 बैंक हमने देखी. ये मुंबई के अंदर बहुत सारी बैंक, ये कर्नाटक सदर्न रीजन में भी बहुत सारी बैंक, ये ईस्टर्न पट्टे के अंदर कुछ है कि नहीं. आज़ादी के आसपास के समय में सिर्फ 2 बैंक दिखती है हमको, एक यूको, दैट इज यूनाइटेड कमर्शियल, और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. बाकी कोई बड़ी बैंक उस इलाके में थी नहीं. तो अगर बैंकिंग नेटवर्क ही है नहीं अच्छा, तो गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा नहीं, तो किसान को लोन कैसे मिलेगा, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं होगी अगर ये बैंकों की इतनी किल्लत है तो. सो एज अ रिजल्ट फार्मर को लोन मिले, वो कुछ आगे बढ़ सके, हो नहीं पाता था. सो नाउ द कंक्लूजन कि ये जब नेचुरल और मैन मेड फैक्टर के चलते हम लोग फेल हुए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, देन अगेन वी शुड ट्राई दिस. So Eastern India is highly suitable for the large scale production of cereals, pulses, oil seeds, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल अच्छा है, मॉइस्चर इन द सॉइल भी अच्छा है, जमीन में नमी अच्छी है, तो ये सब फसल हम लोग लगा सकते हैं. वहाँ पर लेबर सप्लाई भी आसानी से मिल सकता है, तो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मशरूम, हनी, बाम्बू, एलाइड एक्टिविटीज़ के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय द यूनियन, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, then it can help boosting the peace, prosperity, employment, economic growth in the eastern India. और फिर ये सब जवाबों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लिख सकते हैं कि गोल नंबर 8 बोलता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आने में मदद मिलेगी अगर ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हम सफल कर पाए. गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री. एक तरफ पंजाब हरियाणा में इतने सारे फूड प्रोसेसिंग और सब इंडस्ट्री, और यहाँ पर बहुत कम, तो जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसको कम करने में भी ये सब मदद कर सकता है अगर हम लोग प्रयास करें. सो दैट इज द कंक्लूजन. नाउ मिस्टेक्स इन दिस आंसर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों असफल रहा ईस्टर्न इंडिया में. एक तो लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए. दे दनादन रैंडम सीक्वेंस में कुछ भी याद आए और आप लिखना शुरू करें, वो ठीक नहीं है. पहले आप बात करें नेचुरल, फिर मैन मेड, फिर पॉलिटिकल, फिर नक्सल, करप्शन, इन सम सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस यू शुड टॉक अबाउट द थिंग्स. ईस्टर्न इंडिया का पूछा है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का नहीं पूछा है. कुछ लोग लिखना शुरू करते हैं तो उनकी लिमिट रहती है नहीं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यूथ ड्रग एडिक्शन, HIV संक्रमण से ग्रसित है, इसलिए वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक नहीं हो पाए. भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछा किधर है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देयर इज ग्रेट पोटेंशियल फॉर ओपनिंग द कॉल सेंटर जॉब्स बिकॉज ऑफ द फ्लुएंसी इन द इंग्लिश. भाई किधर पूछा है, ये प्रश्न ही अलग है. कुछ लोग ऐसा लिखना शुरू करते हैं कि अगर ये होता, इफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैड हेल्प्ड, देन ओडिशा बिहार में कितना डेवलपमेंट हो सकता था, ऐसी वो राम राज्य प्रजा सुखी हो जाती, इस प्रकार की बात करते. बट वो पूछा नहीं गया. आपको पूछा गया क्यों फेल हुआ, ये नहीं पूछा कि अगर पास हो जाता तो वो कितना अच्छा होता वहां पर. इफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैड नॉट फेल्ड, तो कोरोना की माइग्रेंट क्राइसिस भी शायद कम रहती, क्योंकि ओडिशा और बिहार के लोग बाहर इतने माइग्रेशन में नहीं आए होते. वो सब आपकी बात सही है, बट ये प्रश्न में पूछा नहीं है.
उड़ीसा और बिहार के वर्कर पंजाब में माइग्रेट हो जाते हैं लेबर की तलाश में, काम की तलाश में, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। भाई ये तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ही पूरा गलत है। उड़ीसा बिहार से लोग बाहर माइग्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर काम के उनको अवसर नहीं मिले। ऐसा नहीं कि वहाँ से वो चले गए इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ। यू आर आस्क्ड अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इन 60s एंड 70s, तो उस हिसाब से बात करिए। कंटेम्पररी क्वेश्चन बोल सकते हैं। स्पान इज मोर देन D-2 ईयर्स। डिफिकल्टी वैसे तो इजी टू मीडियम है, सब लोगों को पता है कि क्या वहाँ पर समस्या है, लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर और इधर उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चला जाए और किधर, एज ए रिजल्ट मुझे लगता है 4 से 6 मार्क के आसपास लोगों ने लिखा होगा रियल एग्जाम में, आउट ऑफ 10 मार्क्स। सो दैट इज ऑल्सो डन। तो हमने अब तक देखा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों सफल, ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों विफल। अब तीसरा प्रश्न जो 2018 की मेंस पेपर 1 में पूछा गया था अबाउट पिसिकल्चर, यानी मत्स्य पालन के बारे में। ये सब चल रहा है तो साथ ही साथ में आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर विथ यू कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2021 के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरा इकोनॉमी का पूरा बैच भी चल रहा है। गुरु शुक्र शनि रवि उसकी क्लासेस होती हैं, हैंड आउट, लाइव क्विज, रैंकिंग के साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। और चेकआउट के वक्त आप mruna.org कूपन कोड यूज़ करें तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। खैर हम लोग वापस आते हैं। प्रश्न ये था पिसिकल्चर क्या। सो मेंस पेपर 1 2018 पूछा गया डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नीली क्रांति को परिभाषित कर भारत में मत्स्य पालन विकास के लिए समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए।